नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े और अहम मुद्दों पर जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के नेटवर्क में आई क्राइसिस की, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही मस्जिद की, और अंत में बात संसद में उठे वंदे मातरम, इंडिगो संकट और बढ़ते प्रदूषण के सवाल की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पहले वंदे मातरम पर झुकी और फिर बंटवारे के लिए लोकसभा में बोले पीएम मोदी। इंडिगो संकट के 7वें दिन भी 500 से अधिक फ्लाइट कैंसिल, संसद में उठा मुद्दा। गोवा क्लब अग्निकांड में अब तक 5 गिरफ्तार, पुलिस का मालिकों को लुकआउट नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने नौकरी छोड़ी, क्लासेज हुई प्रभावित। योगी पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले, 5 दिन पहले बहनोई की हुई थी मौत। वंदे मातरम नकली राष्ट्रवादियों के लिए नहीं, लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, लोकसभा में बोले गौरव गोगोई। नक्सलवाद पर बड़ी चोट, 1 करोड़ के इनामी समेत 12 माओवादियों ने किया सरेंडर। मजबूत मांग के बीच सोने की कीमत बढ़कर 1,30,638 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई, चांदी 808 रुपए सस्ती। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 610 अंक टूटा, निफ्टी 26,000 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं गोवा के नाइट क्लब हादसे की। दिल्ली से गोवा तक हर तरफ सन्नाटा और सवालों की लहर है। रविवार रात अरपोरा के ब्रिज बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली, जिसमें 20 स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक ऐसा क्लब जिसके पास न फायर सेफ्टी एनओसी था और जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था, वो इतनी घातक आग का कारण बन गया। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और क्या इस हादसे से नाइट क्लबों में सुरक्षा नियमों पर असर पड़ेगा? पुलिस ने दिल्ली से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है जो क्लब का ऑपरेशन मैनेजर था। ये अब तक की 5वीं गिरफ्तारी है। अब जांच का फोकस यही है कि आग कैसे लगी, सुरक्षा व्यवस्थाओं में कहां चूक हुई और कौन है इसका जिम्मेदार। आइए हम आपको बताते हैं इस हादसे की पूरी कहानी डिटेल में। रविवार रात गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में आग लगने की घटना बेहद भयानक थी। आग की चपेट में आने के कारण 25 लोग मारे गए, जिनमें 20 स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल हैं। अधिकतर मौतें दम घुटने से हुई क्योंकि क्लब की गलियां सकरी थीं और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त दरवाजे नहीं थे। आग लगने के समय क्लब में लगभग 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे। चश्मदीदों की माने तो डांस के प्रदर्शन के दौरान इलेक्ट्रिक फायर क्रेशर्स फूटे और कुछ ही सेकंड में पूरी जगह आग की चपेट में आ गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि क्लब ने फायर सेफ्टी मानकों का पालन ही नहीं किया था। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन के बावजूद क्लब को संचालित होने की अनुमति दी, उनकी पहचान की जाए। आपको बता दें, गोवा पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है। दिल्ली से भारत सिंह को गिरफ्तार किया गया है जो क्लब का ऑपरेशन मैनेजर बताया जा रहा है। इसके पहले चीफ जनरल मैनेजर, बार मैनेजर और गेट मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मारे गए लोगों में उत्तराखंड के 5 लोग, नेपाल के 4, महाराष्ट्र के 2, उत्तर प्रदेश के 2, झारखंड के 3, असम के 3 और पश्चिम बंगाल से 1 शामिल है। वहीं हादसे के बाद क्लब की खामियां और सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्लब अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कैसे बना? कोई फायर एनओसी क्यों नहीं थी? फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? इमरजेंसी लाइटिंग संकेत और फायर रेटेड दरवाजों का अभाव क्यों था? तो सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों की लापरवाही इस हादसे के पीछे है? कितने नियमों के बावजूद क्लब को चलाने की अनुमति दी
और अब क्या ऐसे अवैध नाइट क्लबों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि मृतकों के परिवारजन को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को क्लब मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गोवा प्रशासन ने मृतकों के शवों को उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। घायल 6 लोगों का इलाज किया जा रहा है। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जाहिर है ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी का प्रतीक है। सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसे नाइट क्लबों की निगरानी और कड़ी होगी या फिर हादसों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश भर में इस घटना ने नाइट क्लब सुरक्षा पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। गोवा की अरपोरा गलियों में पूरी तरह से फैली हुई ये आग सिर्फ लकड़ी और बिजली की चिंगारी नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती है। 25 लोगों की जान गई, परिवारों का दुख अपार है और अब सवाल यही है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी या भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सकेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के नेटवर्क में पिछले 5 दिनों से उथल पुथल मची हुई है। हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और सोशल मीडिया पर गुस्से की आग भड़क रही है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार और डीजीसीए इस संकट को सही समय पर नियंत्रित कर पाएंगे या फिर इंडिगो का ये नेटवर्क क्राइसिस का और बड़ा रूप लेगा। सोशल मीडिया और हवाई अड्डों पर स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ और कई अन्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की परेशानी चरम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे मजबूत एयरलाइंस का पूरा सिस्टम अचानक बैठ गया? क्यों हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए और कैसे एक के बाद एक हालात इतने बिगड़ गए? आइए आपको बताते हैं विस्तार से और समझते हैं पूरी कहानी को। इंडिगो बीते कुछ हफ्तों से फ्लाइट लेट होने और छोटी तकनीकी खराबियों से जूझ रही थी। एयरलाइंस इसके लिए कभी मौसम तो कभी एयरपोर्ट पर भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन असली दबाव तब शुरू हुआ जब सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स लिमिटेशन के नए नियम लागू किए। इसका मकसद पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रही इंडिगो के लिए यह नियम भारी पड़ गया। हालांकि लगातार बढ़ते हंगामे के बीच डीजीसीए ने राहत देते हुए यह नियम वापस ले लिया। आपको बता दें, देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें लगातार 7वें दिन भी बड़े पैमाने पर कैंसिल हुई। सोमवार को लगभग 450 उड़ानें रद्द की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 फ्लाइट्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 127 फ्लाइट, चेन्नई एयरपोर्ट पर 71 फ्लाइट्स, हैदराबाद एयरपोर्ट पर 77 फ्लाइट्स, जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर 20 फ्लाइट्स, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 20 फ्लाइट्स, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। दरअसल इस संकट की मुख्य वजह डीजीसीए का नया FDTL नियम है। जी हां, 1 नवंबर से लागू ये नियम पायलटों और क्रू मेंबरों को अनिवार्य साप्ताहिक आराम, रात की उड़ानों पर सीमाएं और ड्यूटी टाइम लिमिट तय करता है। इंडिगो, जो भारत के घरेलू नेटवर्क का लगभग 60% हिस्सा संचालित करती है, इस नए नियम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। इस वजह से पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हुई। एक के बाद एक फ्लाइट रद्द हो गई। डीजीसीए के नियम अनुसार ये नियम सभी फ्लाइट्स पर लागू होता है, लेकिन इंडिगो का हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क और हाई पर यूज मॉडल इसे संभाल नहीं पाया। नागर विमान मंत्रालय ने तत्काल हस्तक्षेप किया। इंडिगो को किराया सीमित करने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और यात्रियों के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल स्थापित करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद अब तक 610 करोड़ रुपए से अधिक का टिकट रिफंड जारी किया गया है और 3000 से ज़्यादा बैगेज लौटाए जा चुके हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वहीं नई FDTL नियमावली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उड़ानों की ताज़ा स्थिति चेक करें, तभी मदद और मेडिकल सपोर्ट के लिए ऑन ग्राउंड स्टाफ उपलब्ध है। यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इंडिगो के सीईओ कह चुके हैं कि स्थिति 10 से
15 दिसंबर तक सामान्य हो जाएगी। डीजीसीए ने इंडिको को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी छूट दी है ताकि रोस्टर अपडेट हो सके और परिचालन में स्थिरता आए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिको के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। वहीं बीते शुक्रवार को संसद की शीतकालीन सत्र में भी इंडिको के संकट का मसला उठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने से केंद्र सरकार पर इसका आरोप मढ़ा और कहा कि इंडिको संकट वर्तमान सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। कुल मिलाकर नियम सभी के लिए बदले गए, लेकिन प्रभावित सिर्फ वही हुआ जो सबसे ज़्यादा फ्लाइटें उड़ाता था और सबसे कम मार्जिन पर उन्हें चलाता था। जाहिर है, कारण चाहे इंडिको की लापरवाही हो, सरकारी नियमों या तकनीकी की चुनौतियां हों, प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ता है। हर दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं, टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं और एयरपोर्ट पर स्टेशन जैसा माहौल बना हुआ है। देश के घरेलू हवाई यात्रा के इतिहास में ये संकट सबसे बड़ा है। डीजीसीए के नियम स्थगित कर राहत दी, रिफंड प्रक्रिया पूरी हो रही है और फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या भविष्य में बड़े नेटवर्क वाले एयरलाइंस इस तरह की नियमावली के बदलाव के लिए तैयार होंगे या फिर यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश भर के हवाई अड्डों पर इंडिको की उड़ानों पर नज़र रखी जा रही है। यात्रियों को सलाह है कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर जांच लें। खैर, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या वाकई में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नया निर्माण होने जा रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर सचमुच अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं? और इस कदम का राज्य राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की नींव रखी। इस आयोजन में हजारों लोग जुटे और नारे लगे। हुमायूं कबीर ने मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिक नींव रखी। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 लाख लोग समारोह स्थल पर मौजूद रहे। लोग अपने सिर पर ईंट लेकर आए, कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शा या वैन से ईंटें लाए। इस आयोजन को लेकर वेल्व डांगा और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और केंद्रीय बलों की 3000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने भीड़ को बढ़ने और तनाव पैदा होने की आशंका के मद्देनजर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा था। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद के साथ इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क और हेलीपैड बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक उद्योगपति ने 80 करोड़ रुपए दान करने का वायदा भी कर दिया है और एक स्थानीय डॉक्टर ने पहले ही 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्य मस्जिद 3 कट्टा में बनेगी, जबकि पूरा परिसर लगभग 25 बीघा में फैला होगा। कबीर ने जोर देकर कहा कि मस्जिद किसी भी कीमत पर बनेगी और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 33 साल पहले मुसलमानों के दिलों पर गहरा घाव लगा था और अब वह उस घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये कदम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि हुमायूं कबीर के समर्थन मस्जिद निर्माण के लिए ईंट ले जाते दिखे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने हुमायूं कबीर के कदम से खुद को अलग कर लिया है और इससे उनके व्यक्तिगत फैसले के रूप में बताया है। पार्टी ने कहा है कि कबीर स्वतंत्र एजेंट बन गए हैं और उनकी अवज्ञा राजनीतिक रूप से असंवैधानिक है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि हुमायूं कबीर कौन है। दरअसल हुमायूं कबीर भरतपुर सीट से विधायक हैं। उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित किया गया था। पार्टी का आरोप था कि वे सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं।
हुमायूं कबीर ने इससे पहले भी टीएमसी के खिलाफ कई बयान दिए थे। उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। हुमायूं ने 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुसलमानों के लिए प्रतीकात्मक मस्जिद बनाने की योजना की बात की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य में लगभग 4 करोड़ मुसलमान हैं और उन्हें मस्जिद बनाने का अधिकार है। इस तरह मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से चर्चा का केंद्र बन गए हैं। जाहिर है हुमायूं कबीर का ये कदम न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी राज्य की सियासत में हलचल मचा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मस्जिद वास्तव में कब बनेगी और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर क्या होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन में बिलों की चर्चा के बीच आज सबसे अहम मुद्दा उठा, वंदे मातरम। 150 साल का, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष चर्चा की शुरुआत और सदन में देशभक्ति का माहौल बना दिया। लेकिन इसके बाद ही एसआईआर और बीएलओ की मौत, इंडिगो एयरलाइंस संकट और बढ़ता प्रदूषण भी चर्चा में हावी रहे। आपको बता दें, आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर गर्व के साथ इसकी महत्ता को याद कर रहे हैं। उन्होंने सदन को बताया कि जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए थे, देश के गुलामी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 100 साल पूरे होने पर देश आपातकाल में आ गया था और आज 150 साल पूरे होने पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं विपक्ष ने इंडिगो एयरलाइंस की लगातार बढ़ती उड़ानें की देरी और टिकटों की महंगाई पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोग अपनी जरूरत के कामों के लिए समय पर नहीं जा पा रहे हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और टिकटों की बढ़ती कीमतों पर उदाहरण महाकुंभ को दिया। उन्होंने व्यंग में कहा कि अब सरकार दावा करती है कि हवाई चप्पल वाला भी फ्लाइट में बैठ सकता है, लेकिन इतनी महंगी टिकट में महंगे जूते पहनने वाले भी मुश्किल से बैठ पाएंगे। इस सत्र में सिर्फ वंदे मातरम नहीं बल्कि एसआईआर, बीएलओ की मौत, इंडिगो संकट और प्रदूषण के मुद्दे भी गर्मागर्म रहे, जो सदन के बहसों में लगातार चर्चा का हिस्सा बनते रहे। जाहिर है वंदे मातरम के 150 साल का ये जश्न पीएम मोदी के संबोधन के साथ और विपक्षी दलों की तीखी टिप्पणियों के बीच संसद में गर्म बहस का केंद्र बन गया। अब देखना यह होगा कि इंडिगो संकट और अन्य उठाए गए मुद्दों पर सरकार क्या समाधान देती है। आज हमने देखा कि कैसे सुरक्षा की चूक, नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक तैयारियों की कमी कई हादसों और संकट की वजह बन रही है। गोवा की आग, इंडिगो का संकट, मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण और संसद की चर्चा, हर मुद्दा सीधे आम आदमी की जिंदगी और देश की राजनीति से जुड़ा है। याद रखिए, खबर सिर्फ जानकारी नहीं, यह हमें सोचने और सवाल करने पर मजबूर करती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।